गौरव वंश नाम के राज्य में राजा वर्मा राज्य किया करते थे। वह शिकार के बहुत शौकीन थे। वो हर रोज जंगलों में जाकर नया नया शिकार किया करते थे। कुछ दिनों से वह शिकार पर नहीं जा रहे थे। तभी महाराज मंत्री से बोलते हैं, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए शिकार पर गए हुए, क्यों ना आज शिकार पर चला जाए। हाँ महाराज, ये बात तो मेरे मन में भी कई दिनों से चल रही थी, पर मैंने सोचा शायद आपकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब चलिए महाराज। जैसे ही मंत्री और महाराज महल से निकले, तभी वहाँ पर राजकुमारी सुमित्रा आ जाती है। पिताजी, आप शिकार पर जा रहे हो ना? पिताजी, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप शिकार कैसे करते हैं। अरे नहीं बेटी, आप नहीं जानती हैं, जंगल में बहुत खतरा होता है। नहीं, ये सब तुम्हारे देखने की चीज नहीं है। आपको चलना ही होगा तो फिर कभी चलना, आज नहीं। पिताजी, आप तो हर बार ऐसे ही कहते हैं। पिछली बार भी जब आप शिकार पर जा रहे थे और मैंने जाने को कहा तो आपने कहा फिर कभी चलना। पिताजी, आप महाराज होकर भी झूठे हो गए हैं। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर कभी चलना। फिर राजा वर्मा अपने घोड़े पर बैठकर मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। पिताजी तो मुझे ले जाने से मना कर दिए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर राजकुमारी सुमित्रा अपने प्रिय घोड़े को लेकर जंगल की ओर बिना किसी को कुछ बताए निकल जाती हैं। इधर राजा वर्मा, मंत्री जी, आज तो जंगल में एक भी शिकार नहीं दिख रहा। लगता है बहुत दिनों से शिकार पर ना आने से जंगल के सभी जानवर भी इस जंगल को छोड़कर चले गए। क्यों? हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए ना, इतने समय से हम शिकार की तलाश में खड़े हैं और एक भी जानवर अभी तक नहीं दिखा। महाराज और मंत्री यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ा सा सूअर महाराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पीछे से राजकुमारी सुमित्रा एक घने पेड़ के नीचे छुपकर मंत्री और महाराज को देखती है। मंत्री जी, बिल्कुल शांत रहिएगा। देखिए, अब हम इस सूअर पर हम कैसे निशाना लगाते हैं। हाँ महाराज, लेकिन थोड़ा सावधानी से, निशाना चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सूअर हम पर भी हमला कर सकता है। बाप रे, इतना बड़ा सूअर तो हमने पहले कभी नहीं देखा। महाराज अपने धनुष बाण से सटीक निशाना लगाते हैं और जैसे ही सूअर की तरफ बाण को चलाते हैं, उनका निशाना चूक जाता है और वो सूअर भागने लगता है। महाराज कुछ ही मिनटों में 10 से 12 तीर बरसा देते हैं, लेकिन एक भी तीर उस सूअर को नहीं लगती और वो सूअर भाग जाता है। ये देख राजकुमारी अचंभित हो जाती हैं। अरे, मेरे पिताजी को क्या हो गया? इतने बड़े धनुर्धारी का इतना खराब निशाना कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, या पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया महाराज? आज आपका निशाना क्यों चूका जा रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मंत्री जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जब भी उस सूअर पर निशाना लगाया तो मेरा शरीर अंदर से कांपने लग रहा था। कुछ तो बात है इस सूअर में। महाराज, कहीं वो मायावी राक्षस तो नहीं? मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। महाराज, एक बात कहूँ? हाँ मंत्री जी, कहिए। महाराज, हम महल की ओर लौट चलते हैं। आज सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप खुद सोचिए, अब इतने बड़े धनुर्धारी होकर आपका निशाना चूक जाना कुछ अप्रिय घटना का संकेत है महाराज। ठीक है मंत्री जी, चलिए महल की ओर चलते हैं। महाराज और मंत्री अपने घोड़े पर बैठकर महल की ओर निकलते हैं। राजकुमारी सुमित्रा उसी पेड़ के नीचे छुपकर खड़ी अपने पिता और मंत्री को महल की ओर जाते हुए देखकर दुखी हो जाती है।
तभी एक बड़ा सा राक्षस राजकुमारी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इंसानी भोजन। इतना बोलकर वो राक्षस राजकुमारी सुमित्रा को पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। पिताजी, इस दुष्ट राक्षस से मुझे बचाओ। पिताजी। महाराज और मंत्री अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि तभी राजकुमारी सुमित्रा की आवाज महाराज के कानों में पड़ती है। महाराज राजकुमारी के चीखने की आवाज सुनकर डर जाते हैं और मंत्री से बोलते हैं। मंत्री जी, आपने कुछ सुना? ऐसा लग रहा है जैसे राजकुमारी सुमित्रा किसी खतरे में है। ये उनकी आवाज है मंत्री जी, लेकिन वो इस जंगल में पहुंची कैसे? मैंने तो उन्हें मना किया था ना। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आवाज तो सच में अपनी राजकुमारी की है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, वो अकेली इस घने जंगल में कैसे आ सकती हैं? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मंत्री जी। चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं। महाराज और मंत्री जल्दी से घोड़े को जंगल की ओर घुमाते हैं और आवाज का पीछा करते हुए राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। तभी महाराज देखते हैं कि एक बड़ा सा राक्षस राजकुमारी को पकड़कर खाने ही वाला है। तभी महाराज अपना धनुष और बाण निकालकर उस राक्षस पर जल्दी से निशाना लगा देते हैं। अरे ओ दुष्ट राक्षस, छोड़ दे मेरी बेटी को, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे अपना शिकार खाने दो और हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं तू भी मेरे धूप की भेंट न चढ़ जाए। राक्षस इतना बोलकर राजकुमारी को खाने ही वाला था कि तभी महाराज राक्षस के हाथों पर तीर चला देते हैं। तीर के लगते ही राजकुमारी उस राक्षस के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी राक्षस, लगता है ऐसे नहीं मानेगा, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। राक्षस और महाराज में युद्ध हो जाती है। महाराज भी अपना तलवार निकालकर उस राक्षस की शक्तियों का सामना करने लगते हैं। मुझे माफ करना पिताजी, ये सब मेरी गलतियों के कारण हो रहा है। मुझे नहीं आना चाहिए था शिकार देखने। मंत्री जी, आप कुछ करिए, नहीं तो वो राक्षस पिताजी को मार देगा। आप चिंता ना करें राजकुमारी जी, महाराज इतने कमजोर नहीं है। महाराज के गले से गुरुजी का दिया हुआ एक शक्तिशाली लॉकेट है जो महाराज की रक्षा करता है। मंत्री जी राजकुमारी को समझाते हैं कि महाराज को कुछ नहीं होगा, लेकिन महाराज उस दिन वो लॉकेट पहनना भूल गए थे। राक्षस और महाराज लड़ते लड़ते एक बड़े से गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये देख राजकुमारी और मंत्री और भी डर जाते हैं। तभी गुफा का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। मंत्री जी, अब क्या होगा? गुफा का दरवाजा तो अंदर से बंद हो गया, अब कैसे पिताजी बाहर आएंगे? कुछ करिए ना मंत्री जी। डर तो मुझे भी लग रहा है राजकुमारी जी, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन महाराज अभी तक उस गुफा से बाहर नहीं निकले। मंत्री और राजकुमारी को यकीन हो गया कि वो राक्षस महाराज को मार दिया। मंत्री जी, बहुत देर हो गई, पिताजी अभी तक उस गुफा से बाहर नहीं आए। ये सब मेरे कारण हुआ है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी जी, अब आप महल की ओर चलिए, वरना वो राक्षस हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर मंत्री राजकुमारी सुमित्रा को लेकर राजमहल चला जाता है और महारानी रानी को जाकर सारी बात बता देता है। महारानी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अपने आप को संभालते हुए महारानी मंत्री से बोलती हैं, मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए, जो कोई वीर उस राक्षस को मार कर लाएगा
उसको ये पूरा राजपाट देकर राजकुमारी से शादी कर दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी राज्य का राजा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ वो एक योद्धा होना चाहिए। जी महारानी जी, मैं आज इस बात को पूरे राज्य में घोषणा करवा देता हूँ। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। महारानी से आज्ञा लेकर मंत्री जी अपने सैनिकों के साथ राज्य में निकल जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी राज्य के निवासी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गौरव वंश के महाराज को एक राक्षस ने मार दिया है। जो कोई वीर उस राक्षस का वध करेगा, उसको पूरा राजपाट देकर राजकुमारी सुमित्रा से शादी कर दी जाएगी। इस बात को सारे राज्य में फैला दी जाती है। तभी दो भाई धीरेन्द्र और अमरेंद्र इस काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरेन्द्र की उम्र 22 वर्ष और अमरेंद्र की उम्र 20 वर्ष रहती है। फिर दोनों भाई को एक दिन महल में बुलाया जाता है। क्या आप दोनों ये काम कर सकते हैं? जी महारानी जी, हम दोनों भाई मिलकर ये काम कर सकते हैं। आप दोनों को मालूम है ना क्या करना है? जी महारानी जी, हमें सब मालूम है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप दोनों जो काम करने जा रहे हैं वो एक साधारण काम नहीं है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली राक्षस है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। अगर आप दोनों चाहो तो अभी से अपने घर जा सकते हो। हम दूसरे वीर की तलाश कर लेंगे। महारानी जी, हमें क्षमा करना। हम इस राज्य के राजा बनने या राजकुमारी से शादी करने के लालच से नहीं आए हैं। हमें डर है कि वो राक्षस आज तो जंगल में किसी को मार कर खा जा रहा है और किसी दिन हमारे राज्य में प्रवेश कर गया तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे और एक एक करके राज्य के सभी लोगों को मारकर वो खा जाएगा। इसलिए उस राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाइयों ने प्रण लिया है। जब तक हम उस राक्षस को खत्म नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठने वाले। आपकी बातों से तो एक सच्चे योद्धा होने की सबूत मिल रही है। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। आप दोनों के साथ जाओ और उस राक्षस को खत्म कर दो। धीरेन्द्र और अमरेंद्र दोनों भाई महल से निकलकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी एक बड़ा सा सुअर दोनों भाई को दिख जाता है। बाप रे, इतना बड़ा सुअर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अमरेंद्र, ये बहुत खूंखार सुअर है, तुझे मार डालेगा। धीरेन्द्र इतना बोल ही रहा था कि वो सुअर तेजी से दोनों भाई पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी धीरेन्द्र घबरा जाता है और अमरेंद्र अपनी तलवार निकालकर सुअर के सामने खड़ा हो जाता है। सुअर फिर भी नहीं रुकता और अमरेंद्र पर हमला कर देता है। तभी धीरेन्द्र अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है। जल्दी से भाग के पेड़ पर चढ़ जा। नहीं भैया, मैं इस जंगली सुअर से डरकर भागने वाला नहीं हूँ। हमें इसका मुकाबला करना होगा। आप तो इस जंगली सुअर से डरकर पेड़ पर चढ़ गए। सोचो, अगर वो राक्षस हमारे सामने आ जाता, फिर हम क्या करते? ठीक है भाई, थोड़ा संभल के। इतने में वो जंगली सुअर अमरेंद्र के ऊपर हमला कर देता है। अमरेंद्र अपनी बहादुरी से उस सुअर का सामना करता है और उसे मार मार कर लहूलुहान कर देता है। अंत में वो सुअर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब तो पेड़ से नीचे उतर जाओ भैया। देखो, मैंने उस सुअर को मारकर भगा दिया। वह सुअर भागता हुआ एक नदी के पास जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वह सुअर वही मायावी राक्षस रहता है जो गौरव वंश के महाराज को मार दिया था। राक्षस अपने घाव देखता है और बोलता है, अरे बाप रे, आज तो जान बच गई। मैं राक्षस होकर भी उस मनुष्य का सामना ठीक से नहीं कर पाया। जरूर कुछ उसमें जादुई शक्ति है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। भैया, आप एक योद्धा होकर जंगली सुअर से डरते हो?
डरता नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ कि तू उसे मार पाता है कि नहीं। मुझे क्षमा करना भैया, मुझे लगा आप सच में डर गए। फिर दोनों भाई में बात होती है और दोनों भाई जंगल में घूमते घूमते उस गुफा के नजदीक पहुंच जाते हैं। अरे भैया, ये देखो, इतनी बड़ी गुफा, और वो भी इस जंगल में। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ी गुफा है। दोनों उस गुफा के अंदर जाने की योजना बनाते हैं। फिर गुफा के दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो गुफा का मुंह बड़े से पत्थर से बंद रहता है। दोनों भाई आपस में बात करते हैं। अरे भाई, इस पत्थर को कैसे हटाएंगे? इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है इस गुफा के द्वार पर। आप चिंता मत करिए भैया, मैं हूं ना। अमरेंद्र अपने बहादुरी से गुफा के द्वार से उस पत्थर को हटा देता है। ये लो भैया, हो गया रास्ता साफ। अरे लेकिन तूने ये किया कैसे? बस भैया, ये सब आपका प्यार है। फिर वो दोनों भाई उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि महाराज बेहोश पड़े हैं। फिर महाराज को लेकर दोनों भाई जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी वो राक्षस आ जाता है। अरे ओ मूर्ख मनुष्य, तू मेरा शिकार कहाँ लेकर जा रहा है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो मौत के मुंह में खुद चल कर आ गया, और वो भी दो शिकार के साथ। अब तो महीने भर का राशन तुम ही बन जाओगे। अबे ओ मायावी राक्षस, हिम्मत है तो हम तीनों में से किसी एक को हाथ तो लगा के दिखा, तब तो तुझे मानूं कि तू एक मायावी राक्षस है। अच्छा, तो ये बात है। इस राजा के बच्चे को तो मैं बहुत पहले ही खा गया होता, लेकिन ये बेहोश पड़ा हुआ था और मैं एक जिंदा इंसान को खाता हूँ। राक्षस इतना बोलकर एक बड़ा सा चट्टान उठाकर अमरेंद्र के ऊपर फेंकता है। तभी अमरेंद्र अपने तलवार से उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। राक्षस फिर से एक और पत्थर उठाता है और उसे फेंकता है। तभी अमरेंद्र फिर से उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए भैया, मैं इस राक्षस को देखता हूँ। आप जल्द से जल्द महाराज को लेकर यहाँ से निकल जाइए। लेकिन अमरेंद्र, मेरी चिंता मत करो भैया, जितना बोलता हूँ उतना करो, जल्दी। अमरेंद्र अपने भाई को यही सब बोल ही रहा था कि तभी अमरेंद्र को अच्छा मौका मिल जाता है और वो अपने तेज तलवार से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर देता है। अब कोई खतरा नहीं, ये राक्षस तो मर गया। चलो भैया, हमारा काम पूरा हुआ। अब महाराज को लेकर राजमहल चलते हैं। अमरेंद्र, इस राक्षस को भी अपने साथ ले चलते हैं, तभी तो महारानी जी को दिखाएंगे कि इस राक्षस को भी हमने मार दिया। ठीक है भैया। दोनों भाई उस राक्षस को मारने के बाद बड़ा भाई धीरेन्द्र महाराज को और छोटा भाई अमरेंद्र उस राक्षस को लेकर महल की ओर चल देते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते दोनों को बहुत जोर की प्यास लग जाती है और दोनों भाई जंगल के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। अमरेंद्र, तू एक काम कर, जा और कहीं से पानी लेकर आ जा। प्यास के मारे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। भैया, यही पास में एक नदी है, चलो वहीं से पानी पीकर महल की ओर निकल पड़ेंगे। नहीं भाई, तू यहीं रुक, मैं ही जाता हूँ। अगर तू यहाँ रहेगा तो महाराज और इस राक्षस का ध्यान भी अच्छे से रखेगा। ठीक है भैया। धीरेन्द्र पानी लेने जाता है। तभी कुछ ही दूर पर उसको एक नदी दिखाई देती है। धीरेन्द्र उस नदी के किनारे जाकर पानी पी लेता है और जैसे ही अमरेंद्र के लिए पानी नदी से निकालता है तभी उसके मन में लालच समा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अगर मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाती तो कितना अच्छा होता।
मैं भी कौरव वंश राज्य का महाराज बन जाता और मेरे पास भी बहुत सारे पैसे, कहने, हाथी, घोड़ा, सिपाही, मंत्री सब कुछ होता। लेकिन कैसे? ये सब तो मेरे छोटे भाई अमरेंद्र को मिल जाएगा। फिर वो महाराज बनने के बाद पता नहीं मुझे याद करेगा भी या नहीं। एक काम करता हूँ, अपने भाई अमरेंद्र को मार देता हूँ। लेकिन कैसे? वो तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है। एक काम करता हूँ, उसके साथ मुझे छल करना होगा। लेकिन कैसे? यही सब वो सोच ही रहा था कि तभी एक जहरीला सांप धीरेन्द्र के सामने से गुजरता है, जिसे देखकर धीरेन्द्र, मिल गया। क्यों ना इस सांप को मार कर इसका सारा विष निकाल कर इस पानी में मिला देता हूँ और अमरेंद्र को जहरीला पानी पिलाकर मार डालता हूँ। फिर सांप को मारकर धीरेन्द्र उसका सारा विष निकालकर पानी में मिला देता है और अमरेंद्र के पास जाकर उस पानी को दे देता है। भैया, बहुत लेट हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। पहले ये पानी तो पी लो, फिर चलते हैं। अमरेंद्र अपने छोटे भाई को जहरीला पानी पिला देता है। हाँ, बस मेरे भाई, अब थोड़ा आराम कर लो, फिर चलते हैं। अमरेंद्र जैसे ही पानी को पीता है, कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। फिर धीरेन्द्र जल्दी से महाराज और उस राक्षस को लेकर वहां से चला जाता है। राजमहल पहुंचते ही उस राक्षस को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही महाराज को देखने वैद्य आता है और हाथों की नस देखकर बोलता है, महारानी जी, राजा साहब जिंदा हैं। अगर ठीक से इनका इलाज होगा तो राजा साहब 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, आपको जो करना है करिए, बस महाराज को ठीक कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा महारानी जी कि महाराज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लगातार 10 दिन तक महाराज को वैद्य की निगरानी में रखा जाता है और 10वें दिन महाराज पहले के जैसे ठीक हो जाते हैं। धीरेन्द्र को भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब वो भी गौरव वंश राज्य का राजा बन जाएगा। वीर, जी महारानी जी। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? अब क्या बताऊं महारानी जी, मेरा छोटा भाई उस राक्षस के हाथों मारा गया। काश वह राक्षस मुझे मार दिया होता तो इतना दुख नहीं होता। जो होना था वह तो हो गया। हमें बहुत दुख है कि आपके भाई अमरेंद्र नहीं रहे और मेरे शर्त के मुताबिक आपकी शादी राजकुमारी से करने की और इस राज्य के महाराज घोषित करने का वो दिन आ गया है। अब आप इस राज्य के होने वाले महाराज हैं। क्या हुआ महारानी जी? कुछ नहीं महाराज, आप आराम कीजिए। ठीक है वीर, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। फिर शर्त के मुताबिक राजपाट देने और राजकुमारी के साथ शादी करने का दिन आता है और सभी राज्य के लोग, मंत्री, राजा आए हुए थे। धीरेन्द्र बहुत खुश था। राजकुमारी भी सभा में आ जाती है। तभी कुछ देर सोचने के बाद महाराज बोलते हैं, सैनिकों, इस दुष्ट को 100 कोड़े मारो और काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। महाराज के मुंह से ये शब्द सुनकर सभा में आए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे महाराज, ये तो वही वीर है जिसने आपकी जान बचाई है और आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। मैं आपकी सभी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक योद्धा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कैसे महाराज? मंत्री जी, आप चुप रहिए और इसको बोलने दीजिए। लगता है इस राजा को सारी बात पता चल गई है। अब झूठ बोलूंगा तो ये राजा सच में मुझे काल कोठरी में ना डलवा दे। महाराज कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उस महाराज को मालूम था कि एक योद्धा कैसा होता है। फिर धीरेन्द्र डरते हुए सारा सच बताने लगता है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने गौरव वंश का राजा बनने के लिए बहुत बड़ा छल किया है। मैंने आपकी जान नहीं बचाई है।
बल्कि मेरे छोटे भाई अमरेंद्र ने आपकी जान बचाई है। इतना सुनते ही राजा, मंत्री और सभा में आए सभी लोग धीरेन्द्र की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। धीरेन्द्र ये भी बताता है कि कैसे उसने अपने भाई को सांप का जहर पिलाया। धीरेन्द्र की ये बात सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तुमने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया है और राज्य के सभी लोगों को मूर्ख बनाया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे झूठ और छल की सजा जरूर मिलेगी। मंत्री जी, कुछ भी कीजिए, कैसे भी करके इस राज्य के होने वाले राजा अमरेंद्र को ढूंढ कर लाया जाए। जी महाराज। मंत्री अपने सिपाहियों को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें मालूम पड़ता है कि अमरेंद्र को एक आदिवासी बचा लिया है। फिर मंत्री अपने सिपाहियों के साथ उस आदिवासी के घर जाते हैं और अमरेंद्र को अपने साथ लेकर राजमहल चले आते हैं। आपकी शूरवीरता से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने हमारी जान बचाई। हम आपके आभारी हैं। तो बताइए अमरेंद्र जी, आप राजकुमारी से शादी और इस राज्य का महाराज बनने के लिए तैयार हैं? जी महाराज, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या अमरेंद्र? महाराज, मेरा बड़ा भाई धीरेन्द्र। अच्छा, आओ मेरे साथ, सब बताता हूँ। महाराज अपने साथ अमरेंद्र को उस सभा में ले जाते हैं। तभी धीरेन्द्र अमरेंद्र को जीवित देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये देखो अमरेंद्र, ये रहा आपका दुश्मन भाई, जिसने आपको सांप का विष पिलाकर मार दिया था। अब क्या सजा दी जाए इसको, आप ही बताइए। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मेरे मन में लालच समा गया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने इन हाथों से सांप का जहर पिलाकर मरने के लिए उस जंगल में छोड़ आया। धीरेन्द्र इतना बोलकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी महाराज, सैनिकों, इस शैतान को 100 कोड़े मारो और अभी के अभी काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। महाराज, मैं मानता हूँ कि मेरे बड़े भाई ने गलती की है, पर है तो मेरा भाई। महाराज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक बार मेरे भाई को माफ कर दिया जाए। अगर ये दोबारा गलती करते हैं तो मैं इनके बीच कभी नहीं आऊंगा। मेरी बातों पर गौर किया जाए महाराज। आप कह रहे हैं तो हम धीरेन्द्र को माफ कर देते हैं, लेकिन धीरेन्द्र, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि तुम्हें अमरेंद्र जैसा भाई मिला और इन्हीं की वजह से तुम्हारी सजा माफ हो गई। फिर धीरेन्द्र को भी समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने छोटे भाई अमरेंद्र से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, मुझे माफ कर देना। फिर अमरेंद्र धीरेन्द्र को गले लगा लेता है। महाराज भी दोनों का प्यार देखकर माफ कर देते हैं। फिर शर्त के मुताबिक राजकुमारी की शादी अमरेंद्र से हो जाती है और गौरव वंश का नया महाराज अमरेंद्र को बना दिया जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।